अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट लिया था ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो उसके लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया, 2 कर लिया और 3 कर लिया, और तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने की हैं। पहले जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें हमने किया था फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने किया करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके बाद लास्ट में हमने किया था रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। लास्ट हमारा लेक्चर ये वाला था। तो आज जो हम करने लगे हमारा चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और आज हमने करना है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा बायोट एंड सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो बायोट एंड सेवर्ट लॉ जो है बच्चों, वो बेसिकली आप सब जानते हैं कि हमारा अभी जो सिलेबस है वो कंडेंस हुआ, ठीक है। कंडेंस होने के बाद काफ़ी कुछ जो है उसके अंदर से रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके अंदर बायोट एंड सेवर्ट लॉ भी था, जो कि अब इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है इस साल के लिए। लेकिन चूँकि अगर हम बायोट एंड सेवर्ट लॉ नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो इसके बाद वाला लॉ जो है एम्पेयर्स लॉ, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो इंटरलिंक टॉपिक्स हैं वो हमें ज़ाहिर है पढ़ाने पड़ेंगे, बेशक आप याद मत कीजिएगा, लेकिन समझने आपको ज़रूर पड़ेंगे। देखें, पहले समझते हैं कि बायोट एंड सेवर्ट लॉ कहता क्या है। देखें, बायोट एंड सेवर्ट लॉ की स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम साथ साथ समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे बायोट एंड सेवर्ट लॉ को, ठीक है। दो फिजिशियन से बायोट एंड सेवर्ट, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट गुजर रहा है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर समझ लें। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 14 के आगाज़ से मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो तो उसके अराउंड जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, और कंसेंट्रिक सर्कल्स के तौर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो बायोट एंड सेवर्ट ने क्या कहा, बायोट एंड सेवर्ट ने दोनों ने जो कंबाइन एक लॉ बनाया, उसकी स्टेटमेंट क्या थी बच्चों हमारे पास? उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बेटा? एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, साथ साथ लिख भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, ठीक है। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस a magnetic field in form of कंसेंट्रिक, यानी कि एक जैसे, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड अ वायर। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई अराउंड अ वायर जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स में क्या हो जाती है? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। फिर आगे क्या कहते हैं कि विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, which is directly proportional to the current flowing through the wire, यानी कि जो भी करंट गुजर रहा है, जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। समझ आई बात ये वाली? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड अब वो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑफ द डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस? फ्रॉम द वायर। अब देखें, बात समझने वाली क्या है कि ये बड़ी आसान सी बात वो ये बच्चों के बायोट एंड सेवर्ट साहब दो साहिबान ने ये कहा कि दो हमारे पास जो फिजिशियंस थे उन्होंने कहा कि ये फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक वायर है, ठीक है, इसके अराउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर कहते हैं जितना अब कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं ना, जैसे लेट सपोज अगर मैं बनाना चाहूँ इस तरीके से कि फ़र्ज़ कर लीजिए बच्चों कि हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एक वायर आ गया, सही है। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, वायर हमारे पास थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो हम सीधा कर लेते हैं बच्चों, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखें, हमारे पास एक वायर जिसका जो है, अगर ये एक वायर हमारे पास बच्चों मौजूद है, इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स, लेट सपोज ये होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक जैसे सर्कल्स, हाँ, ये हमारे पास क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अराउंड अ वायर, इस तरीके से।
अभी बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी आप लोगों के। ये तो बन गया आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब देखें ये है डिस्टेंस, यहाँ से गुजर रहा है करंट, ये तो गुजर रहा है करंट तुम्हारे पास ना, ये हो गई तुम्हारे पास आई की वैल्यू, ठीक है भाई। और सेंटर ऑफ द कंडक्टर से लेके ये क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, आर हो गया। रेडियस फ्रॉम द यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वायर जितना ज़्यादा करीब होगी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती चली जाएगी। अगर मैथमेटिकली मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो मैं मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, देखें हमारे पास हम इस चीज़ को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि हमें पहले थोड़ी सी आपको पता है वर्डिंग ऐसी पड़ती है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी, हमने लिखा मैथमेटिकल या अल्लाह, देखें भाई हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, या अगर आप सिर्फ मैथमेटिकली भी लिखना चाहें तो वो बात भी बिल्कुल सही है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। अब देखिए बच्चों, अगर हमने मान लिया कि हमारे पास इफ़ I इज़ द अमाउंट ऑफ करंट, I इज़ द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर, क्या कह रहे हैं जनाब, अगर अमाउंट ऑफ करंट आई हमारे पास है विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर, अगर वो वायर से गुजर रहा है, विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर, सही है जनाब, और थ्रू द वायर, एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, सही है भाई, वाइल आर इज़ द रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स, ये भी कह सकते हैं ना, जैसे जैसे आर रेडियस बढ़ता जाएगा कंसेंट्रिक सर्किल्स का मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही हो, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्किल्स, देन क्या बनेगा रिलेशन आपका भाई इसके दरमियान, आपने लिख दिया फटाफट से कि सर हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है, पहला फैक्टर आ गया। दूसरी बात हम कह रहे हैं आपसे कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है द डिस्टेंस ऑफ द वायर, द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर कि आपके पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया के बाद इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमने क्या किया, हम एक बात जानते हैं, एज वी नो दैट व्हेन टू इक्वेशन आर प्रोपोर्शनल टू द सेम वेरिएबल देन वी आर सपोज टू कंबाइन दैम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हमने कंबाइन किया बेटा दोनों इक्वेशंस को तो आंसर हमारे पास क्या आया, B प्रोपोर्शनल टू आई आर, क्या आ गया बेटा, B प्रोपोर्शनल टू I ओवर R। हम जानते हैं व्हेनेवर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड इट विल सब्स्टिट्यूट बाय अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारे पास लगेगा वो कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, ज़रा देखते जाइएगा, हमारे पास जो कांस्टेंट यहाँ पे लग रहा है वो कांस्टेंट हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। समझ आ रही है बात, क्या कांस्टेंट हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आई ओवर आर जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है जो फैक्टर था हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया बच्चों B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। 2 पाई क्यों लिया है, जाहिर है कि कंप्लीट रोटेशन सर्किल के 2 पाई के बराबर होती है। और म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, देखें अभी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ा, अगर चैप्टर नंबर 12 पढ़ा हुआ होता तो मैं उसको कंपेयर कर सकता इस चीज़ से, लेकिन फ़िलहाल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि म्यू नॉट क्या होता है। म्यू नॉट देखें परमिएबिलिटी है, क्या है, परमिएबिलिटी है किस चीज़ की, फ्री स्पेस की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मीडियम के दरमियान जो भी मीडियम हो, जिस वायर जो है जिस मीडियम में रखा हुआ, फ्री स्पेस में रखा हुआ तो मीडियम डिफरेंट है, एयर में रखा हुआ तो मीडियम डिफरेंट है, ठीक है, जो भी मीडियम होगा उसका और मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक जो स्टडी करते हैं हम वो इसके रिस्पेक्ट से करते हैं, म्यू नॉट के रिस्पेक्ट से। नाम क्या है, परमिएबिलिटी, इसकी कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे जुमला कि वेयर, क्या लिखेंगे बच्चों, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस क्या होती है बच्चों, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ठीक है भाई, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी वैल्यू भी कोई ना कोई होगी। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर आपका बायोट एंड सेवर्ट लॉ ख़त्म हुआ बेटा। उसके बाद हम एम्पेयर्स लॉ करेंगे। पहले ज़रा आप मैं साइड पर हूँ 2 मिनट के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं आपका एम्पेयर्स लॉ। अच्छा बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पेयर्स लॉ का। तो आइए एम्पेयर्स लॉ शुरू करें। याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लॉ, दैट इज एम्पेयर्स लॉ। पेपर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है बेटा एम्पेयर्स लॉ, तो ज़रा अच्छे से देखिएगा। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद जो हम कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है बेटा एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरीके से है कि एम्पेयर्स लॉ जो है ये बेसिकली रिलेशन शो करता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, तो ये कहलाता है एम्पेयर सर्किटियल लॉ भी कहलाता है। तो हम डालते हैं बेटा हेडिंग एम्पेयर्स लॉ की, क्योंकि एम्पेयर साहब ने रिलेशन शो किया था बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास ये नाम, जाहिर है जो भी फिजिशियन होता था जो लॉ वो पेश करते थे उन्हीं के नाम से लॉ जो हैं वो जाने पहचाने जाते हैं। इसकी भी स्टेटमेंट है, ये क्या कहते हैं जनाब। तो आइए इनकी स्टेटमेंट के साथ साथ सीखते भी हैं हम कि ये इनके ये स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, देखें इनकी स्टेटमेंट ये थी कि द सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स। डॉट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़कर आए थे फर्स्ट ईयर में, कि जब भी 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर जो है वो स्केलर आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इनकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इनकी स्टेटमेंट हमारे पास है बेटा, द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, the sum of dot products of tangential component। अब ये क्या होता है, अभी डायग्राम में समझ में आएगा। फिलहाल याद रखो कि the sum of dot products of tangential components of magnetic field and length of element of curve, देखिए बेटा लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व राइट ऑफ क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट passing through a wire, or you can say conductor passing through a वायर। सही है, क्या मतलब हुआ इस बात का, अभी देखें बात समझ में आ जाती है आपको। कह रहे हैं स्टेटमेंट क्या थी, एम्पेयर्स लॉ की उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स होंगे किसके, आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व के, कौन सा एलिमेंट ऑफ कर्व, जो आपके पास क्लोज पाथ पे हम कर्व बनाएंगे अभी देखेंगे आप लोग, उसकी जो लेंथ होगी उसका, और मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे। ठीक है, जब आप सबको सम, इसलिए क्या लिखा है, द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सारे के सारे सम जो सबका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको आप जब प्लस करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, ये क्या है, म्यू नॉट यानी कि परमिएबिलिटी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ वायर। जितना भी करंट गुजर रहा है उस वायर में से उसके म्यू नॉट टाइम्स होना चाहिए किसके डॉट प्रोडक्ट, तमाम के तमाम डॉट प्रोडक्ट्स बिटवीन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व ऑफ क्लोज पाथ। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, ज़रा आइए ये समझते हैं। पहले देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं एक्सप्लेनेशन की, उसी के अंदर जो है आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले लेते हैं कंसीडर अ वायर।
आपके पास एक वायर मौजूद है, ठीक है। कंसीडर अ वायर इन विच करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट। क्या बन रहा है बेटा? करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर से, इज फ्लोइंग थ्रू इट। समझ आई बात ये वाली? जब करंट फ्लो कर रहा है तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, बाय विच, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, बाय विच मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड B इज प्रोड्यूस्ड। आसान से आसान लफ्ज़ों में लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर होती है किसके? वेलोसिटी के। जैसे ये करंट है, ठीक है, करंट गुजर रहा है वायर के अंदर से, ठीक है, तो जो डायरेक्शन करंट की है वो डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी। तो आपको पता है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर है। तो अब परपेंडिकुलर कैसे शो करें हम? तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमने क्या किया कि इस तरीके से काम किया। कुछ बच्चों देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास आ गया वो वायर जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ज़रा सुनना बात को गौर से। करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये आ गया वो सर्कुलर स्पेस, फर्ज कर लें, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सही है भाई? अच्छा, उसके बाद अब तुम्हें ये शो करना कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे शो करोगे कि सेंटर से तुमने मान लिया कि ये सेंटर है वायर का, सही है जनाब, और होता कैसा है? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे लोगे तुम? ऐसे, ज़रा देखना बात को गौर से। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? वो लाइन जो इस सर्कुलर सर्किल के कैसी हो? टेंजेंट हो। ये आ गया एक टेंजेंट, ठीक है, एक टेंजेंट तुम्हारे पास ये आ गया। सही है बच्चों? ये बेसिकली क्या बना रहा हूँ मैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट बना रहा हूँ किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। एक तुम्हारे पास टेंजेंट ये आ गया, सही है, क्योंकि इस रेड सर्किल के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी और मुझे इसका क्या चाहिए? टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए। एक टेंजेंट मेरे पास ये आ गया, तो ये क्या बन गया? टेंजेंशियल कंपोनेंट बन गए किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या बन गए? टेंजेंशियल कंपोनेंट बन गया किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। मैं लिख भी देता हूँ कि दीज आर द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा हो गया, सही है। अब दूसरी बात क्या थी? लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व। सर वो क्या है? तो आइए वो बना के दिखाते हैं आपको। फर्ज कर लीजिए बेटा, ये आपके पास वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, वही सेम वायर जो उसके बराबर में बना हुआ है, सही है भाई। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बात मैं कर रहा हूँ लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व और क्लोज पाथ। ये क्लोज पाथ है, जाहिर है कि क्लोज पाथ के ऊपर जो है वो काम हो रहा है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है। इसकी लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व। अब देखो ज़रा बात को गौर से सुनना, ये तुम्हारे पास एक कर्व बनेगा छोटा सा, ये कर्व बनेगा, ये कर्व बनेगा, इसके दरमियान जो कुछ है वो लेंथ ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? टुकड़ों का नाम, छोटे छोटे पार्ट्स का नाम हमने क्या दिया है? एलिमेंट दिया है, ठीक है। ये जो हिस्सा है बेसिकली ये वाला बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कह रहे हैं डेल्टा एल। क्या कह रहे हैं? डेल्टा एल। और डेल्टा एल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि जो चीज़ अमाउंट छोटा होता है उसके लिए भी डेल्टा यूज, चेंज के लिए तो होता है डेल्टा यूज, लेकिन अमाउंट स्मॉल अमाउंट के लिए डेल्टा यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा एल 1 हो जाएगा तो ये डेल्टा क्या होगा बच्चों? ये डेल्टा L2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जो आपके पास आ गई ना, ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली ये लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व है। ये इस हिस्से की, इस कर्व की लेंथ है। किसका हिस्सा है? ये क्लोज पाथ का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट बना है बेसिकली वो क्या बना है? कर्व बना है, ठीक है। एक ऐसा कर्व बना है, कर्व बना है तो, और एक कर्व भी स्ट्रेट लाइन ही लग रहा है आपको क्योंकि इतने छोटे छोटे हमने एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। इस पूरे क्लोज पाथ को हमने स्मॉल एलिमेंट्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों के। फिर उसके बाद जो मामला है हमारे पास वो किस चीज़ का है? वो हमने क्या किया, अब चेक करना है कि रेडियस, ये डिस्टेंस जाहिर है कि जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे इसके बाद? हमने एक सेंटेंस लिखेंगे क्या कि लेट अस, लिखेंगे लेट अस डिवाइड द क्लोज्ड पाथ। आपने क्या किया? इस क्लोज पाथ को डिवाइड कर दिया।
इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं स्मॉल एलिमेंट्स बने हुए सारे के सारे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। अब वो स्मॉल एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों? पहला है डेल्टा L1, दूसरा क्या है डेल्टा L2, तीसरा ज़ाहिर क्या होगा डेल्टा L3 होगा। लेकिन हम लिखने की में ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने क्या किया अप टू डेल्टा LN कर दिया। समझ आ गई बात ये वाली, ठीक है भाई। और फिर क्या है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये B आ गया है, सही है जनाब। उसके बाद हम क्या चेक करने लगे हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट B और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या लिखोगे कि द डॉट प्रोडक्ट, अब चूंकि कंसेंट्रिक सर्किल हैं तो इस पॉइंट के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ना, यहाँ पर इस पूरे सर्किल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सेम होगी। लेकिन इसके बाद वाला सर्किल होगा, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। पढ़कर आए बायोट-सावर्ट लॉ के अंदर, ठीक है। लेकिन एक ही सर्किल के ऊपर जब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। सही है भाई। तो हमने क्या लिखा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ईच length of element and tangential component of magnetic field कैन बी गिवन एज। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं? ज़रा देखिएगा बेटा। पहली अगर बात करूँ पहले उसकी ना, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे? डेल्टा L1, ठीक है भाई। अब यहाँ है क्या तुम्हारे पास? क्या B डॉट डेल्टा L1, A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा, पढ़ कर आओ चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? B डेल्टा L1 कॉस थीटा। सही है। अब एक लाइन और लिखोगे यहाँ पे, वो लाइन क्या लिखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं कि द लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, इस तरीके से आसान कर लेते हैं बात को। द लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है। देखो क्यों किस तरीके से, ये जरा ये देखो, टेंजेंट क्या होता है? सॉरी बेटा, टेंजेंट हमारे पास होता है वो लाइन जो सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करती हुई गुजर जाए, इस तरीके से, ठीक है। या यहाँ आ जाओ तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ एलिमेंट की डायरेक्शन और इसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो ये तो लिखा मैंने कि द लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्व इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट्स मीन द एंगल बिटवीन देम इज, क्या होगा? जब डायरेक्शन दोनों की सेम है तो एंगल क्या होगा? जाहिर है कि 0 डिग्री होगा। तो अब क्या लिख दोगे तुम यहाँ पर? द एंगल बिटवीन देम इज, सो द एंगल, ऐसे कर लेते हैं, सो द एंगल बिटवीन देम इज, so the angle between them is 0 degree. The angle between them is 0 degree. सही है जनाब। अब आप कैसे लिखेंगे इस चीज़ को कि जनाब B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू B डेल्टा L cos 0 डिग्री। और तुम जानते हो cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो क्या बन गया? B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू B डेल्टा L इंटू 1। तो B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू B डेल्टा L। अब बच्चे सवाल पूछेंगे कि सर लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी, आपने वेक्टर कैसे ले ली? अब देखो हम जानते हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पर ये क्या लेंथ को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर कर लिया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डेल्टा L को यानी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है। तो जो लेंथ ऑफ एलिमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हर जगह जहाँ भी बात की हमने इसकी करंट कैरिंग कंडक्टर की या मैग्नेटिक फील्ड की, आपको पता होगा पिछले डेरिवेशन में भी हमने डिस्प्लेसमेंट को जो है लेंथ वेक्टर कंसीडर किया था। सही है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूँ
अच्छा, यहाँ 1 लग जाएगा, यहाँ 1 लग जाएगा, यहाँ 1 लग जाएगा। अब मैं बात करूँ अगर दूसरे कंपोनेंट्स की, तो इस तरीके से, तो मेरे पास जो B डेल्टा L2 बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, B डेल्टा, देखिए इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास B डॉट डेल्टा L2 का डॉट प्रोडक्ट होगा वो बच्चों हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि जनाब B डॉट डेल्टा L2 बनेगा क्या, B डेल्टा L2 एंड अगर आप आगे आते जाएँ तो B डॉट डेल्टा एल एन जो बनेगा वो क्या बनेगा, B डेल्टा एल एन। समझ गए इतनी बात को, ठीक है। अब B1 B2 B3 क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि अलॉन्ग द क्लोज पाथ, अलॉन्ग अ सिंगल क्लोज पाथ जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है कैसी होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई हम B1 B2 B3 नहीं लिख रहे, सही है। अब हमें क्या कहता है एम्पेयर्स लॉ, द सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट, यस द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, तमाम के सम चाहिए अभी अब हमें, सही है। देखें अब कैसे करोगे तुम, नाउ सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स, सही है। सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स कैसे निकलेगा बच्चों, हम जानते हैं कि सब्मेशन ऑफ ऑल डॉट, ये साइन है सब्मेशन का, B डॉट डेल्टा एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू B डेल्टा, ऐसे कर लेते हैं हम, इसको समेशन लगा दिया, जाहिर है सबको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि B डेल्टा L1 प्लस B डेल्टा L2 अप टू B डेल्टा LN। समझ आई बात ये वाली, सही है। अब देखो हमें नहीं पता लेंथ ऑफ एलिमेंट जो है वो कितनी है, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, n लगा दिया। स्टार्ट कहाँ से ले रहे हो, अगर पहले की बात कर रहे हो तो इनिशियली या क्या आ जाएगा 1, दूसरे की बात कर रहे हो तो 2, तीसरे की बात कर रहे हो तो 3, ये बात है सारी की सारी, ठीक है। अब हम आगे लेके चल रहे हैं इस चीज़ को, अब आगे लेके कैसे चलें, देखो समेशन ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स, B डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, B तो कांस्टेंट है तो इसके हमने क्या किया, B कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अप टू डेल्टा LN बच गया। समझ आई बच्चों वाली बात आप लोगों के। अब देखिए ये समेशन हो रहा है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, समेशन ऑफ ऑल I इक्वल्स टू 1 B डॉट डेल्टा L, ये आ गया समेशन तमाम डेल्टा L का, ठीक है, डेल्टा का समेशन आ गया, समेशन हो गया। अब देखो डेल्टा L1 L2 L3 L4 सारे L जब तुम प्लस कर लोगे तो एक वापस तुम्हें सर्किल मिल जाएगा, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर होगा समेशन ऑफ डेल्टा L, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, समेशन ऑफ डेल्टा L इज इक्वल्स टू 2 पाई R। समझ आई बात ये वाली बच्चों आप लोगों के। देखें यहाँ क्या बन गया तुम्हारे पास, अब ये n इक्वल टू आई एन B डॉट डेल्टा L इज इक्वल्स टू B इंटू 2 पाई R। सही हो गई बात यहाँ तक, सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर हम जो है बल्कि यही कर लेते हैं, अगर ये जगह है यहाँ पर तो यहाँ कर लेते हैं, तो एक साथ ही ले लीजिएगा आप लोग। देखें अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू, देखिए अगर नहीं पढ़ा होता आप लोगों ने तो मुश्किल हो जाती है ना फिर। अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ हम जानते हैं कि B की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। क्या होती है बच्चों, B इक्वल टू म्यू नॉट I, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इज़ द वैल्यू ऑफ बायोट एंड सेवर्ट लॉ, इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट लॉ। तो हमारे पास अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है। नाउ हम इसको क्या देते हैं, देन, ठीक है, क्या कहा हमने इसको, देन कह दिया। देन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन गया समेशन ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 B डॉट डेल्टा L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू 2 पाई R इंटू 2 पाई R। 2 पाई R से 2 पाई R क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चों, 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो गया, सही है। क्या आ गया रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वहाँ हम पहुँच गए। रिजल्ट क्या आ गया, समेशन ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 B डॉट
डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यही तो आपके पास स्टेटमेंट थी एम्पेयर्स लॉ की कि जनाब आपके पास जो तमाम के तमाम डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बराबर किसके होते हैं, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के बराबर होते हैं। और आज की क्लास हमारी बेटा यहीं तक थी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ हो, कोई स्टेप हो, कोई वर्ड हो, आपने स्क्रीनशॉट लेना है सर, अपने उसे व्हाट्सएप पे भेजना है और उस पर नीचे मार्किंग कर देनी कि इस बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।